अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो अबाउट एमसीक्यूज़ हमने पढ़ने हैं फंक्शंस और लिमिट्स के। कल जो हमारा टेस्ट होगा 1.1 का उसके अबाउट हम देखते हैं उसकी जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन है या थ्योरी है उसके अंदर एमसीक्यूज़ कैसे बन सकते हैं, आज वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले फंक्शन का नाम जो है वो लिबनीज़ ने जो है सबसे पहले इसको देखें रिकॉग्नाइज़ किया कि फ़ंक्शन का वर्ड लिबनीज़ ने है वो यूज़ किया। ये जर्मन मैथमेटिशियन था। 1646 से 1716 तक जो है ये इसका पीरियड है। अच्छा, इसने डिपेंडेंसी शो की, एक जो क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। इस लाइन में देखें, अपनी बुक्स पे निशान भी लगा लें, अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप कि ये जो है एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी तक डिपेंडेंसी को ज़ाहिर लिबनीज़ ने किया। अच्छा, इसके बाद अगर हम गौर करते हैं, ये 2 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट देखिए, ये ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकता है कि फंक्शन का वर्ड किसने रिकॉग्नाइज़ किया, तो हमें पता हो कि ये जो रिकॉग्नाइजेशन है वो लिबनीज़ ने की। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अच्छा, फंक्शन जो है इम्पोर्टेंट टूल, ये इस पोर्शन को अगर आप देखते हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ को अगर आप देखें, इसमें फंक्शन जो है इम्पोर्टेंट टूल बाय विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड इन मैथमेटिकल फॉर्म्स। They are used to explain relationship between variables, quantity, hence play a important role in study of calculus। ये MCQs बन सकता है आपके पास कि जो ये फंक्शंस हैं ये किस स्टडी में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो स्टडी ऑफ कैलकुलस में करता है। ये एक MCQs और होगी आपके पास। तो लिबनीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया था, जर्मन मैथमेटिशियन था। उसके बाद उसने क्वांटिटीज़ की डिपेंडेंसी शो की, और ये जो है कैलकुलस की स्टडी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये 3 MCQs इस 2-3 लाइन से हो गए। फिर नेक्स्ट इस पॉइंट पर जब हम आते हैं, देखें इस पॉइंट पर कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स किस पे कर रहा है, साइज़ पर। कि जैसे बिल्कुल ये आपके पास कोई स्क्वायर है, इसकी एक्स जो है वो ये आपके पास क्या होगी, इसकी साइड हो गई। अब ये एक्स आप इंक्रीज़ कर दें तो एरिया भी बढ़ जाएगा। ये देखें, अगर हम उसको एक्स को संभाल कर दें तो देखें उसका एरिया भी कम हो जाएगा। तो जो एक्स है वो डिपेंड कर रहा है इस लेंथ ऑफ साइड पर। तो ये आपका एक MCQ हो सकता है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो है डिपेंड किस पर करता है, वो उसकी साइड एक्स पर करता है। अब आपके पास जो है MCQs कैसे पूछे जा सकते हैं कि बिलफर्ज वो कहता है कि एरिया डिपेंड करता है किस पर। अब ए ऑप्शन वो दे देते हैं आपके पास के एक्स पर, बी ऑप्शन आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वेयर पर, इसी तरीके से सी ऑप्शन आ जाता है आपके पास एक्स बोथ पर लिख सकते हैं कि बिलफर्ज बोथ पर करता है। तो इसकी, और डी नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन अगर डाल दिया जाए कि नन ऑफ दीज पर जो है ये अब 4 ऑप्शन है, इसमें से बेस्ट क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि वो जस्ट एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इस एक्स को आपने क्या करना है, सर्कल कर देना है ए ऑप्शन को। तो एक MCQs ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट जो है अगर हम देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास वो है ये सेकंड वन, कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स अपॉन रेडियस। कि सिर्फ आर पर डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। बिल्कुल ये आपके पास कोई समझ लेगा एक स्फीयर है, अब इसका रेडियस जितना होगा उतना उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा होगा। आर छोटा तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा, अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो ये क्या होगा, उसका रेडियस वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जो उसका वॉल्यूम है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, आर पर कर रहा है। देखें, अगर बिलफर्ज हम उसका रेडियस बहुत बड़ा ले लेते हैं तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये देखें, तो ये बेसिकली जो था। नेक्स्ट ये आपके पास एक MCQs बन गया कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका सार पर। और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जो है उसका फार्मूला भी एक ये है आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें 4 भी कांस्टेंट, ओवर 3 भी कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट, जस्ट आर पे डिपेंड करेगा। तो ये एक अनदर MCQs था। नेक्स्ट ये आपके पास जो है देखें, फंक्शन की डेफिनेशन है आपके पास। ये अ फंक्शन इज़ अ रूल और कॉरस्पॉन्डिंग रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन अ फर्स्ट सेट एक्स कोरस्पोंड वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ इन द सेकंड सेट।
ये आपके पास ये देखें, ये जो आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक ये सारा जो ना होल इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है। तो ये आपका MCQ जिससे भी पूछा जा सकता है, वैसे डेफिनेशन के तौर पे आता है लेकिन फिर भी आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, अब फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। देखिए फंक्शन जो होती है ना, डोमेन उससे मुराद बेसिकली है इनपुट्स। तो जो सेट ऑफ इनपुट्स होगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, जो सेट ऑफ इनपुट्स होगा उसको डोमेन कहेंगे। ये डोमेन हो, जैसे सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन, क्योंकि यहाँ पर देखे सेट फंक्शन सेट एक्स से सेट वाई की तरफ था, तो फर्स्ट सेट जो होता है वो आपका सेट ऑफ इनपुट्स होता है, तो इसलिए उसको डोमेन कहेंगे। और जो उस पॉइंट्स का जो आपके पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा, दैट इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ एफ, उसे हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ एफ कहते हैं। ये आपके पास वाई में वो एलिमेंट्स जो एक्स के आउटपुट के तौर पर मौजूद हैं उन्हें हम रेंज कहेंगे। और जो वाई है वो बजाते खुद क्या कहलाएगा, वाई आपके पास कहलाएगा, जो सेट है वाई, सेट वाई जो है वो क्या कहलाएगा, को डोमेन्स कहलाएगा। लेकिन को डोमेन का सेट कहलाएगा, लेकिन जो है जो मेंबर्स एक्स के आउटपुट के तौर पर आए हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, रेंज ऑफ एफ कहलाएगा। तो सेट वाई में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे, और एक्स के एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे, और जो कंप्लीट सेट वाई है वो क्या कहलाएगा, को डोमेन कहलाएगा। जी नेक्स्ट देखते हैं इसका MCQs क्या बन सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको फंक्शन को कंप्यूटिंग मशीन भी कह सकते हैं, जो इनपुट रिसीव करता है और आउटपुट जनरेट करता है। इसमें जो आपके पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जब हम लिखते हैं, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा एक और बात इसमें रह गई कि ये स्विस मैथमेटिशियन यूलर था जिसने सबसे पहले जो है इसको फंक्शन को लिखने का मेथड जो है वो डिस्क्राइब किया। वो उसको देख लेते हैं कि वो उन्होंने यहाँ पे मौजूद था एक वर्ड, ये देखें, ये अब नोटेशन यूज़ की हुई है इन्होंने, फंक्शंस। चलिए बहरहाल ये जहाँ पर मौजूद है, देखें कि इसमें आपके पास स्विस मैथमेटिशियन यूलर था जिसने सिंबॉलिकली तौर पर इसको फंक्शन को लिखने का जो है फार्मूला ड्राइव किया कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये स्विस मैथमेटिशियन था बस। ये भी एक ऑब्जेक्टिव अब हमारे पास बन सकती है कि रिकॉग्नाइज तो लिबनीज़ ने किया था, याद होगा आपको, और इसको लिखने का मेथड किसने बताया, वो यूलर ने बताया आपको, सिंबॉलिकल वे। और y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स उसने जो है इसमें जो है वो बताया कि हम लिख सकते हैं किसी भी फंक्शन को, कि एक MCQs के तौर पर ये भी हम इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है देखें, ये एग्जांपल है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, जस्ट एक्स की जगह हम पुट कर देंगे ज़ीरो को। जब एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर एफ ऑफ वन चाहिए फंक्शन देकर वो डिमांड करते हैं तो आप क्या कर दें, उसमें एक्स जहाँ जहाँ इस फंक्शन में, यहाँ पर इस फंक्शन में एक्स है उसकी जगह वन पुट कर दें तो ये रिज़ल्ट आएगा। तो इस तरीके से ये शॉर्ट एक MCQs पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें ये फंक्शंस हैं। अब इनकी जो है आपको इसमें क्या देखेंगे, आपकी इनकी डोमेन क्या बन सकती है और रेंज क्या बन सकती है वो हमने देखना है इसमें। देखें जैसे एक्स स्क्वेयर है, अब यहाँ से आइडिया लगाना है कि फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, तो इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म भी नहीं है और स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये अनडिफाइंड भी नहीं होगा किसी भी इनपुट पर, और इसका रिज़ल्ट आयोटा में भी नहीं आएगा किसी भी इनपुट पर। तो इसमें हम ऑल रियल नंबर्स इनपुट के तौर पर कर सकते हैं, ये आइडिया हमने लगा लेना है। तो इसलिए डोमेन ऑफ एफ आपके पास क्या बनेगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स आपके पास क्या बन गई, डोमेन बन गई। अब रेंज होता है आउटपुट, तो देखें आउटपुट क्या आएगा, फंक्शन क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वेयर है तो इसका मतलब है स्क्वेयर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि इसका जो आउटपुट आएगा या जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो ये आपने यहाँ पर इसलिए उन्होंने रेंज ऑफ एफ देखे यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के नेगेटिव इसका रिजल्ट नहीं आ सकता, ज़ीरो और सारे पॉजिटिव इंटीजर इसमें शामिल हो सकते हैं। ये एमसीक्यूज एक बन सकता है। नेक्स्ट इसी तरह हमने ये फ्रैक्शन फॉर्म में जब क्वेश्चन दिया हुआ हो तो इसकी डोमेन और रेंज का अंदाज़ा लगाना हो तो देखें, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आया हुआ होगा तो आपको पता है कि समथिंग ओवर ज़ीरो, अगर क्यू की जगह ज़ीरो बन जाए तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसी इनपुट जिस पर रिज़ल्ट अनडिफाइंड हो जाए वो हम इनपुट नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ से आइडिया यही लगाना है कि इसके ओवर में जो एक्स स्क्वेयर आपके पास देखिए इस फंक्शन में ओवर में है एक्स स्क्वेयर -4। तो अब आपने अंदाज़ा लगाना है किस इनपुट पर इसका रिज़ल्ट जो है वो एक्स की जगह कौन सी कीमत पर रिज़ल्ट 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 - 4 क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो एक वो -2 है और एक के आपके पास +2 है। तो दिस मीन्स कि हम -2 पुट नहीं कर सकते और +2 पुट नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई भी नंबर पुट कर दें इसका रिज़ल्ट कोई ना कोई वेल डिफाइंड ज़रूर आएगा। सो इसी वजह से जो उन्होंने डोमेन में लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 and 2 के -2 और 2 को निकाल दें, बाकी जितने रियल नंबर्स हैं वो सब जो है डोमेन ऑफ एफ में जो है वो शामिल हैं। ये इस वजह से उन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि इन दो वैल्यूज़ पर ओवर में क्या आ जाता है, ज़ीरो, और आपको पता है कि ओवर समथिंग ओवर ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। सो ड्यू टू दिस रीज़न उन्होंने तमाम सेट ऑफ रियल नंबर से -2 और 2 को एक्सक्लूड कर दिया है। अब रेंज क्या आएगा, रेंज ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पॉसिबल है, तो लिहाजा इसके रेंज में ऑल वो आ गए। ये एमसीक्यू इसी तरह इस एग्जांपल में देखें, बड़ा ज़बरदस्त इस एग्जांपल में देखें एक बात कि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो गई। अब स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव बन गया तो रिज़ल्ट आयोटा आएगा, आयोटा इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस आयोटा को नहीं बनने देना। जिस जिस इनपुट पर रिज़ल्ट आयोटा आ गया वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगी क्योंकि उसका रिज़ल्ट वेल डिफाइंड जनरेट नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम सोचेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट में देखें